Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका आज के शो में। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी बड़ी खबरें हमारे शो का हिस्सा हैं। पहली खबर फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी है। फार्मा एमएसएमई को राहत मिलेगी या नहीं, 31 दिसंबर है डेडलाइन। दूसरी बड़ी खबर जो है वो इंडिगो की उड़ानों से जुड़ी है। इंडिगो ने उड़ानों में शुरू की कटौती, डीजीसीए का निर्देश दिया। क्या वाकई ये इंडिगो पर किसी तरीके का असर डालेगी? ये आज की खबर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कटौती आखिर कितनी ज्यादा असरदार होगी। इसके बाद 2026 में महंगे हो सकते हैं मूवी टिकट। फिल्म देखना महंगा होगा, कितना महंगा होगा, क्यों होगा, ये जानेंगे, समझेंगे। इसके बाद कंपनियां लेकर आई 28 साल में सबसे ज्यादा राइट इशू। क्या इसकी वजह है, ऐसा क्यों किया कंपनियों में, ये अगली खबर होगी। फिर ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात, रूस यूक्रेन के बीच पीस डील को लेकर क्या बात हुई, इसको समझेंगे। क्या कुछ वहां अपडेट आया, इसको जानेंगे। और फिर आज दिन की सबसे बड़ी खबर, मेटल्स में अस्थिरता। चांदी 2.5 लाख पहुंची, उसके बाद मुंह के बल गिरी। 13% की गिरावट एक सिंगल डे में चांदी में आई। जी हां, 13% की गिरावट। प्लेटिनम में रिकॉर्ड तेजी के बाद भारी गिरावट। कॉपर में आज अपर सर्किट लगा, उसके बाद लोअर सर्किट लग गया। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि किसी बाजार के किसी एक कमोडिटी में, स्टॉक में कहीं एक बार अपर सर्किट लगे और उसके बाद उसी दिन लोअर सर्किट लग जाए। मतलब इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी, इसको कहते हैं कि अस्थिरता या अविश्वास, या कह लीजिए कि सटोरी या एक्टिविटी। इससे ज्यादा भयानक क्या होंगी कि एक कमोडिटी में सुबह जब बाजार खुलता है तो अपर सर्किट लगता है और कुछ घंटों में ही लोअर सर्किट की स्थिति आ जाती है। चांदी में लोग चिता रहे थे, हमारे एक्सपर्ट भी चिता रहे थे कि कुछ बड़ी गिरावट का खतरा है। और देखिए आज 13% की गिरावट एक सिंगल सेशन में ग्लोबल मार्केट में दिखी है और 8-9% से ज्यादा की गिरावट आज एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में दिख गई है। क्या वजह है इस अफरा तफरी की? आगे क्या तेजी है या खतरा बड़ा है? ये वॉलेटिलिटी क्या संकेत दे रही है? क्या ये कोई बबल है? क्या इस गिरावट की वजह थी आज अचानक जो आई? कल से क्या फिर सब सुधर जाएगा या ये गिरावट गहराएगी? ये तमाम सवाल अब आपके मन में, जहन में होंगे। इनका जवाब आज हम अपनी दिन की बड़ी खबर में देंगे। लेकिन पहली खबर फार्मा एमएसएमई से जुड़ी। फार्मा एमएसएमई को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नियमों को लागू करने के लिए 1 साल की मोहलत मिल सकती है। सरकार मोहलत पर विचार कर रही है। मौजूदा आदेश यह था कि 31 दिसंबर तक फार्मा कंपनियों को अपने यहाँ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस लागू करनी होगी। लेकिन अभी तक सिर्फ 25% एमएसएमई फार्मा इकाइयां ही इसको लागू कर पाई हैं। सरकार ने मोहलत नहीं दी तो बंद होने का खतरा है बड़ी संख्या में एमएसएमई को। तो सर, क्या लगता है आपको मोहलत मिल जाएगी? शुभम, ये बात क्योंकि सरकार ने एक बार मोहलत पहले दी ही थी और उस मोहलत की वजह से ही यहाँ तक परिस्थितियां आई कि कंपनियां उसे लागू नहीं कर पाई। अब जो नई व्यवस्था आ रही है, उस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार के पास ये मुश्किल होगा कि वो इसमें कोई भी समय सीमा आगे बढ़ा सके मौजूदा परिस्थिति में, क्योंकि गतिविधियां जिस तरीके की हैं और भारतीय फार्मा की छवि पर दवाओं में मिलावट और जहरीली दवाओं की वजह से जो ठेस पहुंची है, उसके बाद मुश्किल दिख रहा है 31 दिसंबर के बाद की समय सीमा बढ़ाने के लिए। अगर कोई एक्सटेंशन मिलेगा भी तो शायद बड़ी कठिन शर्तों के साथ मिलेगा। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के निर्देश के बाद एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपनी उड़ानों की संख्या को घटाना शुरू किया है। इंडिगो ने अपने 94 घरेलू रूट्स पर 130 उड़ानों की कटौती की है। हालांकि ये कटौती व्यस्त रूट्स पर नहीं हुई है। डीजीसीए ने उड़ानों की 10% कटौती का निर्देश दिया था। सर, ये दिखाने के लिए कि हमने उड़ानों में 10% कटौती कर दी और इंडिगो ने भी कटौती वहां कर दी जहां पर व्यस्त रूट नहीं थे, तो फिर क्या फायदा इस कटौती का? और इस कटौती का वाकई इंडिगो पर या बाजार पर किसी तरीके का कोई असर पड़ेगा?
देखिए, जब ये कटौती की बात आई थी, दर्शकों को याद होगा हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी और एक कहा था कि इंडिगो चूंकि मोनोपोली एयरलाइंस है और वो वही रूट्स चुनेगी जहां पर ज़्यादा व्यस्त नहीं है और जहां पर प्रतिस्पर्धा मौजूद है। जहां पर इंडिगो की मोनोपोली है, इंडिगो के पास बड़े रूट हैं, वहां पर कटौती नहीं होगी। इसलिए कुछ उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम की गई जहां पर उसकी प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के साथ थी और कुछ भारत के भीतर के रूल थे। तो माना जा रहा है कि लगभग जो डेली फ्लाइट्स हैं वो अब 2145 से घट के 1931 के आसपास आ गई हैं। 50 फ्लाइट्स के पर डे के आसपास का लॉस इंडिगो को हो रहा है। नुकसान तो होगा क्योंकि उड़ानों की कटौती कंपनी की वित्तीय उस पर असर डालती है, लेकिन इंडिगो ने को उतनी कड़ी या उतनी बड़ी सजा नहीं मिलती दिख रही है इस कटौती से, जिस तरीके का व्यवहार एयरलाइंस ने 2-3 दिनों तक किया था और भारत के पूरे एविएशन सेक्टर को अपने एक तरह से रैंसम पर ले लिया था। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो का लक्ष्य 54 से 55% के बीच रखा जा सकता है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी गई है। पिछले बजट में 2025-26 के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो का लक्ष्य 56.1% निर्धारित किया गया था और सरकार ने वित्त वर्ष 30-31 तक इसको घटाकर 50% तक लाने का लक्ष्य रखा है। सर, बढ़ तो उसी दिशा में रहे हैं, 50 की दिशा में ही बढ़ रहे हैं। अभी 4 बजट और बचे हैं। क्या लगता है आपको, कितना संभव है ये लक्ष्य? मुझे ऐसा नहीं लगता शुभम कि कोई 55 या 54% का कोई लक्ष्य देने वाला है। बजट एक लंबी ट्रेजेक्ट्री बताने की कोशिश करेगा कि हम 2030 तक 2032 तक 50% पर कर्ज और जीडीपी का रेशियो लेकर आएंगे और इसकी मंशा या इसका संकल्प शायद आने वाले बजट में जारी किया जाएगा। जो सिनेरियो अभी दिख रहे हैं उसमें इतनी तेजी से अगले बजट में कर्ज में कोई बड़ी कमी कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हम इस पर चर्चा भी करते रहे। जीएसटी की कटौती के बाद केंद्र सरकार को भारी और ज़्यादा कर्ज की जरूरत है, इसलिए सरकार इस कटौती को धीमे धीमे अलग अलग फेजेज में बांटने की कोशिश करेगी। और बात के जो पॉलिसी बजट के डॉक्यूमेंट आए थे उसमें से भी एक कंसोलिडेशन विंडो की बात की गई थी, जिसमें कि कर्ज को क्रमशः घटाया जाए। तो ज़्यादा निगाह इस बात पर रहेगी कि सरकार कर्ज में कमी का जो नया प्लान लेकर आती है वो क्या है, क्योंकि दरअसल केंद्र सरकार की कर्ज की जो मांग है वही राजकोषीय घाटा है, उसी को फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं, क्योंकि वही केंद्र सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से हमें ये दिखाई देगा कि बदली हुई परिस्थितियों में रेवेन्यू में जो कमी उसको देखते हुए केंद्र सरकार अपने राजकोषीय घाटे के नजरिए को या उसके प्लान को कैसे सामने लेकर आ रही, क्योंकि इसका बड़ा असर बॉन्ड मार्केट पर, यील्ड पर और भारत की साख पर और विदेशी निवेशकों के नजरिए पर पड़ेगा। मल्टीप्लेक्स में अगले साल बेहतर फिल्मों के रिलीज होने की उम्मीद है और इस संभावना के बीच प्रीमियम स्क्रीन के बढ़ते चलन की वजह से 2026 के दौरान फिल्मों की टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। मल्टीप्लेक्सेस को बड़ा कंपटीशन ओटीटी प्लेयर्स से भी मिल रहा है। ऐसे में अपने बिजनेस मॉडल को दुरुस्त करने के लिए ये बढ़ोतरी की संभावना पुख्ता बताई जा रही है। सर, कितनी बढ़ोतरी की संभावना आपको दिख रही है? शुभम, अगर गौर से देखें, जो लोग थिएटर जाते हैं, रेगुलर सिनेमा देखने जाते हैं, उनको इस बात का अंदाज होगा कि पिछले 5 महीनों में जो एवरेज मूवी टिकट प्राइसेस हैं उनमें धीमे धीमे की बढ़ोतरी हुई और अब ये 47% तक बढ़े हैं। 2020 में 91 पर थे, अब ये करीब करीब एवरेज जो टिकट है वो 134 रुपये के आसपास था 2024-25 में। जो बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है जैसे कि पीवीआर, आइनॉक्स, इन्होंने एवरेज टिकट प्राइस को 260 रुपये औसत कर दिया है देश के भीतर, जो कि करीब 2 से 8% की सालाना बढ़ोतरी हमें नियमित रूप से इसमें दिखाई दे रही है। तो कीमतें तो टिकट बढ़ रही हैं। फिल्में जब अच्छी फिल्में चलती हैं, लंबे समय तक रहती हैं, बॉक्स ऑफिस पर सफल होती हैं, तो कंपनियों के पास मौका होता है कि वो अपनी मूवी टिकट्स को बढ़ाएं। दूसरा है कि थीमेटिक थिएटर्स बन रहे हैं, प्रीमियम थिएटर्स बन रहे हैं, जहां पर ऐसी प्रीमियम सीट्स हैं जिसमें लोग ज़्यादा पैसा देकर ज़्यादा आरामदेह ढंग से मूवी देखते हैं। तो वो एक अलग फॉर्मेट है जो धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। माना जा रहा है कि 2026 में 4 से 6% तक की बढ़ोतरी ज़रूर हो सकती है मूवी की टिकट्स में, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जब बड़ी रिलीज आती हैं तो सीट्स की डिमांड ज़्यादा होती है और ऐसे मौके पर। दूसरा ये कि इस बात की भी संभावना दिख रही है कि IMAX और 4DX जैसे जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, नए स्क्रीन्स आए हैं, उन स्क्रीन्स पर दिखाई जाने वाली मूवीज़ के लिए हो सकता है थिएटर थोड़ा अधिक या अलग से एडिशनल चार्ज करना शुरू करें। तो एक तो ग्रेजुअल इंक्रीज होगी और दूसरी ये है कि जो हाईटेक स्क्रीन्स हैं उनके लिए थोड़ा अधिक पैसा मांगा जाएगा।
तो यानी कि अगले साल मूवी देखने का खर्चा आपका बढ़ सकता है। जीएसटी कटौती को लागू हुए एक तिमाही हो चुकी है और कटौती की वजह से एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर तिमाही में अब तक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बिक्री की ग्रोथ 9 से 10% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की दिसंबर तिमाही में ये ग्रोथ 7% की थी। 22 सितंबर से त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ देश में जीएसटी की कटौती लागू हुई थी। सर, क्या बता रहे हैं पहली तिमाही के आंकड़े? पहले तिमाही के आंकड़ों में दो महत्वपूर्ण रुख निकल कर आए कि एक तो जीएसटी घटा, हमने देखा आम खपत की चीज़ों पर जीएसटी 5% हो गया, जिन पर 12 से 18% लगता था। बेसिक प्रोडक्ट्स को छूट भी मिली, कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% बढ़ा। जो बड़ा असर दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि नए रेट्स की छाया में वॉल्यूम ग्रोथ कम रही, वैल्यू ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि इसकी वजह थी कि पुराना स्टॉक खत्म हुआ और नए एमआरपी लगाए गए। तो जो कंपनियों ने अपने नतीजों में शिकायत की थी या बताया था कि जीएसटी की कटौती के बाद वॉल्यूम की ग्रोथ नहीं आई, वो बात बिल्कुल सही थी। HUL, डाबर जैसी कंपनियों की बिक्री धीमी रही। तो कंपनियों के नजरिए से या निवेशकों के नजरिए से देखें, जिनको जो स्टॉक्स में निवेश करते हैं और जो अगली तिमाही के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए समझना जरूरी है कि इतना बड़ा असर नहीं आया वॉल्यूम की ग्रोथ में। पर उम्मीद यह है कि अगली तिमाही शायद थोड़ी बेहतर हो सकती है। सर, एक और सवाल है यहाँ पे। सर, अगली तिमाही में जो आप कह रहे हैं कि और बेहतर हो सकती है, किस तरीके के रुझान आपको लगता है देखने को मिल सकते हैं? जीएसटी प्रशासन ने मान रहा है कि जीएसटी की अस्थिरता अब स्थिर हो गई है, रिफंड के मामले सुलझ गए हैं, टैक्स स्ट्रक्चर आ गया है, पुराने स्टॉक्स क्लियर हो गए हैं। तो अब आने वाले दिनों में रूरल एरिया से डिमांड बढ़ने की संभावना है। गांवों में बिक्री थोड़ी ज़्यादा तेज होगी, खासतौर पर जो छोटे पैक वाली चीज़ें हैं। कंपनियों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, छोटे पैक्स पर ध्यान देना शुरू किया है, तो वहाँ से अब डिमांड आना शुरू होगी। ऑनलाइन भी मांग बढ़नी शुरू होगी। दूसरा है कि कंपनियाँ सीधे कीमतें पास ऑन नहीं कर रही हैं, बल्कि ग्रामेज में बदलाव करके, पैकेजिंग में बदलाव करके के चीज़ों को बाजार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन प्रीमियम उत्पादों पर अभी भी बहुत बड़ा असर जीएसटी की कटौती का नहीं दिखा है। तो अगले 3 महीने के भीतर हमें एफएमसीजी मार्केट से तस्वीर दिखाई देगी कि जीएसटी की कटौती का फायदा किन उत्पादों पर सबसे ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम ग्रोथ में भी और वैल्यू ग्रोथ में भी। क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ में अगर सस्ते सामान बिकते हैं जिन पर ड्यूटी कम हुई है, तो खपत तो उनकी बढ़ेगी, पर कंपनियों के नतीजों में और सरकार के टैक्स में पर उसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रीमियम उत्पादों की बिक्री अगर बढ़ती है तो कंपनियों के लिए मुनाफे बेहतर होंगे। और इसीलिए एफएमसीजी कंपनियाँ अगली तिमाही को लेकर फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, वो समझने की कोशिश कर रही हैं कि बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। 2025 में कंपनियों की तरफ से आने वाले राइट इशू का 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है। साल भर में 42 कंपनियों ने राइट इशू के जरिए 43,906 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो 1997 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल 19 कंपनियां राइट इशू लेकर आई थी। हालांकि दूसरी तरफ कंपनियों के QIP की संख्या देखें तो 2025 में उसमें गिरावट देखने को मिली है। सर, राइट इशू में इतनी तेज बढ़त की क्या वजह है? आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं शुभ 2025 में 42 कंपनियों ने राइट इशू से 43,000 करोड़ रुपए जुटाए। पिछले साल से करीब 19 इशू थे जो अब 42 हो गए। 1997 के बाद ये सबसे बड़ा नंबर है और राशि के हिसाब से तीसरा सबसे अच्छा साल है अगर पिछले दशकों में माने। QIP कम हुए, कंपनियों ने QIP से कम पैसा कमाया, काफ़ी कम हो गया। 2024 में 3-6 लाख करोड़ थे और अब 71,000 करोड़ रह गए। QIP में 55% कंपनियां अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही हैं, जिस वजह से हमें राइट्स इशू ज़्यादा दिखाई दिए। चूंकि सेबी ने अपना फ्रेमवर्क बदला था, राइट इशू के अप्रूवल 23 दिनों में पूरे हो जाते हैं। ड्राफ्ट लेटर फाइलिंग की शर्त खत्म कर दी गई। कई मामलों में मर्चेंट बैंकर्स जरूरी नहीं थे। लागत भी कम हुई, परेशानी भी कम हुई। राइट्स को नए निवेशकों के पक्ष में देने का आसान हो गया। प्रमोटर सपोर्ट से कैपिटल बनने लगी, बोर्ड से जल्दी अप्रूवल मिलने लगे। इस वजह से राइट्स इशू ज़्यादा लाए गए और कंपनियों ने अपने भरोसे पर, अपने पुराने शेयरधारकों पर भरोसा करते हुए इक्विटी कैपिटल जुटाने की कोशिश की। ये बड़ा शिफ्ट है जो है जो QIP से राइट इशू की तरफ जाता दिख रहा है। सर, QIP कम होने की वजह कैसे समझी जाए? ये यहाँ कंपनियों, इसका क्या मतलब है कंपनियों के लिए? बाजार गिरावट पर है। जैसे हमने बताया कि 60% से ज़्यादा स्टॉक्स तो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, जो हम लोगों ने चर्चा में किया था। स्मॉल कैप और मिड कैप जहां QIP सबसे ज़्यादा आते थे, वहां वो उनके लिए तो ये साल बेहद खराब रहा। दोनों इंडेक्स बुरी तरह टूटे रहे। तो यहाँ पर QIP लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, ग्राहक भी नहीं मिल रहे थे और रिटर्न्स भी अच्छे नहीं थे। तो डील क्लियर करना मुश्किल होता था, क्योंकि गिरती कीमत में QIP का प्राइसिंग फार्मूला फंस जाता है, वो ऐतिहासिक औसत पर चलता है, तो इसलिए रिटर्न नहीं होते हैं। और IPO की तरह वहाँ QIP में कोई रेफरेंस प्राइस नहीं होता है। तो कंपनियों और निवेशकों के लिए ने ये समझा कि
QIP की अनुपस्थिति में राइट इशू एक ऐसा मार्केट है जो थोड़ा स्टेबल है और भरोसा है, कंपनी की साख है, स्टॉक अपने ही जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं को राइट्स इशू देने हैं, इसलिए कंपनियों ने इसका इस्तेमाल किया। इसको कर्ज कम करने का अच्छा तरीका माना गया। कई कंपनियों ने राइट इशू से अपने डेट को कम किया। और दूसरा, खास तौर पर इससे प्रमोटर्स का कमिटमेंट दिखता है। प्रमोटर्स का राइट इशू जब देते हैं तो उनकी अपनी वचनबद्धता कंपनी को लेकर दिखाई देती, इसलिए हमने ये बदलाव देखा बाजार में। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, जहां पर रेगुलेट करने के लिए चीन अपने नए नियम लेकर आ रहा है। शनिवार को चीन ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है और जनता से उस पर राय मांगी है। प्रस्तावित नियमों के दायरे में चीन के सभी AI प्रोडक्ट्स आएंगे और यूजर्स के डेटा की सेफ्टी को लेकर सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या खास है सर इन नियमों में? चीन के ये नए नियम बेहद उत्सुकता भरे हैं, बड़े दिलचस्प हैं। हम अभी जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले या दूसरे पीढ़ी की बात कर रहे हैं, उनसे कहीं आगे जाकर चीन अपने AI सिस्टम्स को में नए नियम लेकर आ रहा है। वो ऐसे सिस्टम्स जो ह्यूमन इमोशंस को मिमिक करते हैं, यानी इमोशनल AI जिसको कहा जाता है। दरअसल ऐसा चीन के अंदर अब इस तरीके का बाजार उभर रहा है जिसमें बहुत सारे AI सपोर्ट इमोशनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर क्रिएट किए जा रहे हैं, जैसे आपका AI डॉक्टर, आपका AI फ्रेंड, आपका AI मेंटर। और इनके लिए नए ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई किए हैं चाइना के साइबर स्पेस रेगुलेटर्स ने। और ये कहा है कि जो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो ह्यूमन पर्सनालिटी की मानव के स्वभाव की गुणों को कॉपी करते हैं, सपोर्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल्स को कॉपी करते हैं, उन टेक्स्ट से, मैसेज से, ऑडियो से, उनके लिए अलग से नियम तय किए जाएंगे। इस तरीके की सर्विस को ऑफर करने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें जो नुकसान होगा, जो जोखिम होंगे, उसकी पूरी सिक्योरिटी असेसमेंट की जिम्मेदारी और रेगुलेटरी जिम्मेदारी उन कंपनियों पर होगी। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक बड़ी लिस्ट ऑब्लिगेशंस के लिए तय की गई। इसमें प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल तय होगा, एल्गोरिदम्स कैसे काम करेंगे, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके बड़े नियम तय किए गए। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब चीन ने बाकी पश्चिम के देशों से आगे बढ़कर इमोशनल AI को रेगुलेट करने का एक पूरा नियम, कानून और व्यवस्था तय कर दी, जो कि दुनिया के भी कई देशों में नहीं है। चीन से एक और खबर है। चीन ने 2026 के लिए अपनी फिजिकल पॉलिसी का रोड मैप जारी किया है। चीन के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी इस रोड मैप में कहा गया है कि 2026 के दौरान अर्थव्यवस्था में के तार्किक विस्तार के लिए कदम उठाए जाएंगे। 2026 में 15वीं पंचवर्षीय योजना के आधार को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। क्या मुख्य बिंदु हैं सर इस पॉलिसी के, अगर समझे जाएं तो? ये आज की महत्वपूर्ण खबर है और कमोडिटी बाजार में आपको जो तेज उतार चढ़ाव दिखा, उसका एक रिश्ता इससे भी है। जनवरी के बाद चीन से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं आने वाली, जिनमें एक घोषणा चीन में बड़े फिस्कल सपोर्ट के लिए है। माना जा रहा है कि चीन अगले साल की शुरुआत में एक बड़ा फिस्कल पैकेज लेकर आएगा। चीन एक अल्ट्रा लॉन्ग बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रही है चीन की सरकार, जिससे काफ़ी पैसा उठाया जाएगा। और अब अर्थव्यवस्था के पूरे रुख को निर्यात के बजाय घरेलू खपत पर आधारित किया जाएगा। और इसलिए संकेत दिया गया है कि एक प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसी लाई जाएगी। इस बात का संकेत है कि चीन अपने यहाँ खपत बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम ला सकता है, जिसमें कुछ ट्रेडिंग जैसे कार्यक्रम हैं, जिसमें पुरानी कार बदलिए, पुराना फ्रिज बदलिए, पुरानी AC बदलिए। इसके लिए उपभोक्ताओं को नई मदद दी जाएगी। पेंशन के और वेतन बढ़ाने के कार्यक्रम दिए जाएंगे, क्योंकि चीन को अब अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था से डिमांड जनरेट करने की कोशिश करनी है। तो ये मनी ज़्यादातर या तो नए प्रोडक्ट्स की सब्सिडी में, इनोवेशन में, ग्रीन टेक्नोलॉजी, AI में जाएगी, जो कि फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होगी, या खपत बढ़ाने के लिए दी जाएगी, सोशल सिक्योरिटी के लिए, बेसिक लाइवलीहुड के लिए। तो आने वाले दिनों में चीन से कई ऐसी बड़ी घोषणाएं आ सकती हैं जिनका असर हमें पूरी दुनिया के कमोडिटी मार्केट पर दिखेगा। और कमोडिटी मार्केट इसे महसूस भी कर रहा है, इसे स्मेल भी कर रहा है। इसलिए हमने कॉपर की कीमतों में तेजी देखी, हाल फिलहाल में कुछ समय के लिए आयरन ओर की कीमतों में तेजी देखी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके बीच जो सवाल इस बात पर है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं और उनका जो कर्ज है, उसे कैसे हैंडल किया जाएगा, उसको कैसे संभाला जाएगा, ये देखना होगा। पर चीन ने क्रमशः अपनी अर्थव्यवस्था में बड़ी पंप प्राइमिंग करने का, बड़ा पैसा डालने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए और दोनों देशों के बीच पीस डील के सिलसिले में रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के बाद संभावना जताई गई है कि रूस और यूक्रेन के बीच पीस डील जल्द हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, रूस ने यूक्रेन के ऊपर फिर से ड्रोन हमले किए हैं। क्या अपडेट है सर, क्या खींचतान है यहाँ?
मार-लगाव की मीटिंग थी, मार-लगाव में जहां पर ट्रंप और जेलेंस्की मिले थे। दोनों अलग-अलग तरीके की बात कर रहे हैं। जेलेंस्की का यह बयान आया कि अमेरिका इस बात पर सहमत हो गया है कि वो पूरी तरह से यूक्रेन को सुरक्षा देगा। ट्रंप ने कहा कि इस बात पर सहमति 90 से 95% बनी है, तो ये पहला डिफरेंस था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो टेरिटरी का इशू है, रूस ये चाहता है कि उसने हमला करके यूक्रेन पर जितना हिस्सा कब्जा किया है वो उसे मिल जाना चाहिए, उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। जो डोनबास के एरिया हैं और इससे पहले जो कब्जे में लिए गए हिस्से थे, यूक्रेन इसे देने को बिल्कुल तैयार नहीं है और यूरोप इस मामले में बिल्कुल सहमत नहीं है कि हमला चूंकि रूस ने किया था तो रूस को उस जमीन पर कब्जा नहीं दिया जाना चाहिए। और यही वो वजह है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की दखल के बाद भी सहमति बनती नहीं दिखी यूक्रेन और रूस में। रूस इस बात पर अडिग है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे, सुरक्षा की कोई गारंटी ना दी जाए और जो जमीन रूस ने कब्जा की है युद्ध के बाद उसे मिला जाए, उसे वो अपने पास रखेगा। ट्रंप की तमाम कोशिशें इसमें चल रही हैं, लेकिन अब जैसा लगता है कि 3 से 6 महीने तक ये मामला लंबा खींचेगा। तत्काल कोई पीस डील आने की संभावना नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पहले इस बात के लिए पुतिन को मनाना पड़ेगा कि यूक्रेन को जो गारंटी दी जा रही सुरक्षा की गारंटी उसे वो स्वीकार करें और इसके बाद फिर एक ट्राइलेटरल डिप्लोमेसी जैसी व्यवस्था बनेगी जिसमें कि यूरोप भी इन बातचीत का हिस्सा होगा और शायद स्टेजेस में क्रमशः कोई डील तय की जाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 2025 के दौरान भारतीय कंपनियों की तरफ से विदेशों में होने वाले विलय और अधिग्रहण की डील्स में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारतीय कंपनियों ने 24.8 अरब डॉलर की विदेशी डील्स की हैं, जो एक दशक में सबसे ज़्यादा हैं। 2024 के दौरान 18.8 अरब डॉलर की डील्स हुई थी। 2025 में भारतीय कंपनियों ने विलय और अधिग्रहण को लेकर जितनी डील्स की हैं उनमें विदेशी डील्स की हिस्सेदारी 25% पहुँच गई है। 2024 में यह आंकड़ा 20% था और 23 में तो और कम, केवल 10% था। सर, विदेश में अधिग्रहण के आंकड़े क्या कहते हैं? आउटबाउंड में बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2025 में जो आउटबाउंड वैल्यू था वो करीब 25% के आसपास हो गया, जो 2 साल में औसत 10% के आसपास रहता था। 24.8 बिलियन डॉलर की डील्स हुई हैं जहां भारतीय कंपनियों ने विदेश में जाकर अधिग्रहण किया। एक डिकेड में सबसे बड़ा हिस्सा है और ये इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं और ब्याज दरों में कई जगह कमी के बाद सस्ती पूंजी उपलब्ध हो रही है, जिस वजह से भारतीय कंपनियों ने बाहर निवेश करने शुरू किए हैं। सर, एक और सवाल यह है कि मुख्य कारण क्या है और किन सेक्टर्स में अधिग्रहण ज़्यादा हो रहे हैं? एक तो ये कि भारतीय कंपनियों के वैल्यूएशन अभी यूरोप की तुलना में, अमेरिका की तुलना में ऊंचे हैं, जिस पर हम बराबर चर्चा करते रहे, तो इसलिए शेयर फंडेड डील्स बहुत आसान होती हैं जिसमें कि आप शेयरों से लेन देन कर सकते हैं। कर्ज कम होता है कंपनियों में, आईपीओ का कैश कंपनियों के पास जमा है। भारत की कंपनियों ने पिछले सालों में आईपीओ से काफ़ी पैसा उठाया, उसे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिग्रहण में ले जा रही हैं, विदेश में निवेश के लिए तैयार हो रही हैं। टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेस और तैयार बाजार को हासिल करने के लिए कंपनी का अधिग्रहण सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि के साथ पूरा बाजार आ जाता है। जहां सबसे ज्यादा डील्स होती दिख रही हैं उसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, हेल्थ केयर और कंज्यूमर टेक हैं। मिड मार्केट डील्स ज्यादा हैं, मेगा डील्स नहीं हो रही, बड़ी डील्स नहीं हो रही, छोटी डील्स ज्यादा हैं, क्योंकि मेगा डील्स में जियोपॉलिटिकल और करेंसी के रिस्क भी आ जाते हैं। बड़ी डील्स में टाटा मोटर्स और इवेको ग्रुप की डील, अदानी पोर्ट्स और एबॉट पॉइंट की डील और कोफोर जो इनकोरा की डील्स हैं, जो पिछले साल चर्चा में या इस साल चर्चा में रही थी। अब दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मेटल्स के बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बाद अस्थिरता बढ़ने लगी है। सोमवार को घरेलू और विदेशी बाजार में चांदी की कीमतों ने पहले तो नया रिकॉर्ड स्तर छुआ और उसके बाद विदेशी बाजार में भाव 13% टूट गया और घरेलू बाजार में करीब 9% की गिरावट आई। कुछ ऐसा ही ट्रेंड कॉपर में भी दिखा, जहां पहले भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और बाद में भारी गिरावट आई। प्लेटिनम और गोल्ड की कीमतों में भी इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिला। लगातार तेजी के बाद गिरावट एक साथ, मतलब आप सोचिए 13% की गिरावट एक दिन में अगर आ जाए तो ये कितना बड़ा झटका है ट्रेडर्स के लिए। स्पेशली आप चार्ट्स देखिए, चार्ट से आप देखकर ये तीखी गिरावट जो है आज की, इसको आप समझ जाएंगे। एक एक कमोडिटी के चार्ट्स हम आपको दिखाते हैं जहां आज आपको तेजी के बाद आई गिरावट देखने को मिलेगी। सर, इस बीच सवाल ये कि कॉपर में रह रहकर तेजी लौट रही है, ताजा उछाल की वजह और फिर उसके बाद ये गिरावट की वजह क्या है?
कॉपर मार्केट में आज बड़ा अभूतपूर्व मूव दिखाई दिया। पहले तो हम जो ताजा कारण देखें, जो बड़े कारण दिखाई दिए जिससे कि तुरंत बाजार में तेजी आई, इसके दो बड़े कारण थे। एक तो महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो प्रमुख कॉपर प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया के उनकी तरफ से जो नए संकेत आए वो कॉपर के उत्पादन में गिरावट के थे। खासतौर से जो बड़ी प्रमुख माइंस हैं उनकी तरफ से जो सप्लाई साइड टाइटनेस, इस पर हम बराबर बात कर रहे हैं कि बाजार में कॉपर की आपूर्ति सीमित है। लैटिन अमेरिका से खासतौर से इस बात की खबर आई कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फंसे हुए हैं और इसलिए इस वजह से बाजार में आपूर्ति की कमी लगातार आने वाले समय में रहेगी। स्टॉक्स कम हैं ही, बाजार में डेफिसिट बना हुआ है। ये एक बड़ी वजह थी जिस वजह से कॉपर बहुत तेजी से ऊपर गया। इसके बाद क्या हुआ, अचानक जो बाजार में चर्चा हुई क्योंकि बाजार टाइट था, इसके बाद जब तेज गिरावट आई रिवर्सल का, तो उसमें डॉलर की मजबूती ने असर किया। चाइना के डेटा में थोड़ा असमंजस बनता हुआ दिखाई दिया और टैरिफ पॉलिसी को लेकर और कमोडिटी के में बुल रन को लेकर जो रिस्क बनते दिखाई दिए वो हमें कॉपर की कीमतों में इतनी तेज गिरावट की वजह बने। महत्वपूर्ण बात समझना है जरूरी कि लगभग यही स्थिति चांदी में भी, चांदी के संदर्भ में इस पर बात करेंगे। शुभम, स्पॉट मार्केट फ्यूचर मार्केट को ड्राइव कर रहा है कॉपर में, क्योंकि कॉपर की जो फिजिकल पोजीशन है, जो भौतिक डिमांड है और भौतिक मांग है, वो इतनी ज्यादा है और सप्लाई इतनी टाइट है कि फ्यूचर मार्केट्स में तेज स्क्वीज बनना शुरू हो रहे हैं। स्पॉट मार्केट कहीं कोलैप्स नहीं कर रहा है। हमें जो ये तेज उतार चढ़ाव दिख रहे हैं ये फ्यूचर्स के लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल कॉपर का बैलेंस स्ट्रक्चरली इतना टाइट है क्योंकि इन्वेंट्रीज जो इन्वेंट्री हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो पूरी दुनिया के ट्रेडर्स को, निवेशकों को सामने रखे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बैकवर्डेशन है जिसको कि कमोडिटी की भाषा में कहा जाता है, जहां पर स्पॉट फ्यूचर को ड्राइव करता है, वो स्थिति हमें कॉपर के मार्केट में बनती दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर आने वाले समय में मांग और बढ़ना, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ना, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात का संकेत है कि हमें जब स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच में इस तरीके का अंतर दिखता है और बैकवर्डेशन के रिस्क दिखाई देते हैं तो बाजार में तेज उतार चढ़ाव होते हैं, और वही तस्वीर, उसी का नज़ारा आज हमने बाजार में देखा। बिल्कुल, और समझने की बात यह कि एक होती है गिरावट, एक होती है मुनाफा वसूली, एक होता है अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लग जाना। तो तेजी के जो कारण थे जिनकी वजह से तेजी आई, लेकिन उसके बाद गिरावट की इतनी बड़ी वजह कि कॉपर में लोअर सर्किट लग जाए, ये एक आज बाजार में अफरा तफरी का माहौल था। सर, सिल्वर में इस कदर तेज अस्थिरता की वजह, वहां भी आज सोचिए कि एक दिन में 13% की गिरावट, 13% उछाल का कोई दिन हमने नहीं देखा, लेकिन जिस दिन गिरावट आई उस दिन 13% चांदी एक दिन में टूट गई। सिल्वर एक किस्म से बाजार में अब चर्चा है कि सिल्वर एक किस्म का मीम कॉइन हो गया है, और या सिल्वर एक हाई बीटा स्टॉक की तरह व्यवहार कर रहा है। दो महत्वपूर्ण चीजें समझना जरूरी है सिल्वर के मामले में, क्यों सिल्वर की आज की हमने इतनी तेज उतार चढ़ाव देखा, और दूसरा है कि सिल्वर में भी फंडामेंटली भीतर से क्या तस्वीर बनती दिखाई दे रही। तो पहले हम फंडामेंटल चीज समझते हैं। सिल्वर की माइंस को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है कि जो प्राइमरी माइंस हैं जहां से केवल सिल्वर निकल कर आता, उनका ग्लोबल सप्लाई में केवल 28% है। बचा हुआ जो सिल्वर है वो सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट के तौर पर आता है, जेट से, कॉपर से निकलकर, तो लेड से या जिंक से निकलकर। तो जिन जगहों पर जिंक या लेड की मांग नहीं है या नहीं बढ़ रही है खदानों में, वहां चांदी का उत्पादन भी कम हो रहा है। तो चांदी पहली ऐसी धातु है जिसने 5 साल से लगातार सप्लाई का डेफिसिट देखा है। आमतौर पर शुभम ऐसा होता है कि अगर एक साल सप्लाई का डेफिसिट दिखाई दे तो खदानों में निवेश होता है, अगले साल नई चांदी आना बाजार में शुरू हो जाती। तो ये जो 800 मिलियन आउंस के आसपास का डेफिसिट है बाजार में फिजिकल लेवल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और अभी उत्पादन बढ़ने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मांग बार बार बढ़ रही है। हम आपको बता रहे हैं कि करीब 16 से 17% तो जो फ्रेश डिमांड है वो सोलर में जा रही है। तो पहली तो ये चीज थी कि फंडामेंटल्स चांदी के पक्ष में मजबूत हैं, चांदी की तेजी को मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि बाजार में फिजिकली ये दिख रहा है कि मांग और आपूर्ति में फर्क है। दूसरा ये कि यही बात जो हमने कॉपर में देखी वो और ज्यादा मुखर होकर बाजार में दिखाई दी, जिसको कि हम बैकवर्डेशन कहते हैं कमोडिटी भाषा की बाजार में। आमतौर पर बाजार में कहा जाता है कि बाजार के जो फ्यूचर्स हैं वो स्पॉट से ऊपर ट्रेड होते हैं। इसको कंटेंगो कहते हैं कमोडिटी की भाषा में या फ्यूचर स्पॉट की भाषा में, क्योंकि फ्यूचर की कीमत में इंश्योरेंस और स्टोरेज और चांदी को रखने की लागत शामिल होती। यहां उल्टा है। 2022
2025 में सिल्वर लगातार रह कर आप देखेंगे बैकवर्डेशन में फिसल रहा है, जहां स्पॉट की चांदी हाल फिलहाल के फ्यूचर से कहीं ऊपर या उसके आसपास दिखाई देती है। यानी सिल्वर का जो हाजिर है वो वायदा से ज़्यादा कीमती, और यही वो वजह है जिस वजह से स्पॉट पूरे कर्व को हैंडल करता है। इसीलिए जब जब एक्सपायरी करीब आती है या कोई परिस्थिति बनती है और इस बीच में कोई खबर आ जाती है तो हमें बहुत तेज स्क्वीज या उतार चढ़ाव दिखते हैं, और शायद वही ऐसा दिख रहा है चार्ट पर कि वही परिस्थिति आज हमने बाजार में बनते देखी कि $80 पर आउंस से ऊपर गई और उसके बाद फिर चांदी में हमें तेज नीचे की तरफ गिरावट आती दिखाई दी बाजार के अंदर। लेकिन स्पॉट अभी भी बहुत मजबूत ढंग से चांदी की मांग आपूर्ति को और फिजिकल अवेलेबिलिटी को करीब से समझकर बिहेव कर रहा है, ऐसा दिखता है। सर, एक सवाल और जो आपने जिक्र किया, सिल्वर स्पॉट और फ्यूचर्स का अंतर क्या बता रहा है इस हाल में? सिल्वर स्पॉट और फ्यूचर्स का बड़ा अंतर यह है कि जब तक स्पॉट पर सप्लाई नहीं बढ़ेगी, और स्पॉट पर सप्लाई बढ़ने की कोई संभावना बनती नहीं दिखाई दे रही है, तो स्पॉट ही इस पूरे कर्व को ड्राइव कर रहा है। धीमे धीमे ये स्थितियां बनती हैं कि जब कोई बड़ी खबर आती है, डॉलर की कमजोरी या बाकी चीजें, तो हमें भविष्य के हिसाब से, फ्यूचर्स के हिसाब से तेज बढ़ोतरी दिखाई देती है। पर फिजिकल सप्लाई और इंडस्ट्रियल डिमांड, ये दोनों चीजें चांदी की जड़ों को मजबूत किए हुए हैं। तो भले ही आपको फ्यूचर्स में इतने बड़े फ्लक्चुएशंस दिखाई दें जैसा हमने आज देखा, पर स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट का जो रिश्ता बार बार बदल जाता है हर महीने बाजार में बैकवर्डेशन से, उस वजह से चांदी खतरनाक हो गई, जोखिम भरी हो गई और उतार चढ़ाव में पहुंच गई। तो अगर आप वास्तव में ट्रेड करने वाले लोग हैं, निवेश करने वाले लोग हैं, तो उन्हें यह करीब से देखना पड़ेगा कि स्पॉट और मंथली फ्यूचर्स के बीच में फ़र्क क्या है, क्योंकि स्पॉट में चांदी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। तमाम बड़ी कंपनियां जो दुनिया में चांदी का इस्तेमाल करती हैं सोलर सेल्स में, या उन्होंने ऊंचे प्रीमियम पर चांदी स्टॉक करनी शुरू कर दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इसकी आपूर्ति बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई ऐसी धातु तो है नहीं जिसको कि आप फैक्ट्री में बना सकें, तो इसलिए बाजार ज़्यादा वॉलेटाइल होता जाता है, और जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो हमें इसी तरीके के वाइल्ड उतार चढ़ाव बाजार में दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और ये अंतर वाकई, जैसे जनरली फ्यूचर्स का मार्केट है आगे चलता है, स्पॉट थोड़ा सा पीछे चलता है, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट में स्पॉट का भाव $86 है चांदी का, और फ्यूचर्स में आज चांदी $82 का स्तर छू गई थी, जिसके बाद टूटकर $74 पहुंच गई। सर, गोल्ड सिल्वर के प्लेटिनम के बाजार में बबल बन रहा है, क्या ये माना जाए? बबल चांदी में स्पॉट फ्यूचर के बीच में तो बनता दिखता है, जो आज हमने देखा हो, इसीलिए हमने ये देखी। गोल्ड में उतना बड़ा फर्क नहीं दिख रहा। गोल्ड मैक्रो हेज के तौर पर अभी मौजूद है, और गोल्ड की चूंकि मॉनेटरी वैल्यू भी है, खरीद भी चल रही है, और डॉलर की कीमतों में गिरावट, आने वाले दिनों में अमेरिका में ब्याज दरों में कमी, ये सारे फैक्टर गोल्ड के वैल्यूएशन को मजबूत कर रहे हैं। गोल्ड की में तो गोल्ड में हमें ऊपरी स्तर से थोड़ी मुनाफा वसूली आती दिखाई देगी, पर बबल जैसी स्थिति गोल्ड में बनती नहीं दिखेगी। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया में सेफ हेवन की भूमिका, परिभाषा भी बदल गई, अमेरिकी बॉन्ड्स से निवेश कम हो रहा है, तो गोल्ड में नहीं। प्लेटिनम में भी लगभग वही स्थिति है। प्लेटिनम की कहानी थोड़ी अजीब है। प्लेटिनम और पैलेडियम को लेकर दुनिया में एक अजीब सा परिप्रेक्ष्य बना है। पैलेडियम, रूस की एक कंपनी है कार्निकल, जो सबसे ज्यादा पैलेडियम का प्रोडक्शन करती है, उसने कहा कि अगले साल पैलेडियम की और ज्यादा कमी होगी। बाजार को यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि रूस से उतना पैलेडियम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए प्लेटिनम की डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो कंपनियां पैलेडियम का इस्तेमाल करती हैं, खासतौर से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां, उनके लिए पैलेडियम की सप्लाई में कमी होगी। इसलिए आप अजीब सी इस परिस्थिति देखेंगे। पिछले हफ्ता शुभम हमने प्लेटिनम की कीमतें ऊपर जाती देखी और पैलेडियम में तेज गिरावट देखी। तो प्लेटिनम में भी ये रैली, हाँ, लेकिन प्लेटिनम की रैली भी उतनी सस्टेनेबल या उतनी मजबूत नहीं है। डिमांड सप्लाई के मिसमैच से, अफ्रीका की खदानों में कमी से और सेंटीमेंट से बनी हुई है। गोल्ड इसमें सबसे मजबूत जमीन पर खड़ा है। अगर आप गौर से देखें, मौद्रिक आधार पर भी और बाजार में मांग के आधार पर, चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से और सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से मजबूत है। फ्यूचर्स पर इसमें तेज वॉलेटिलिटी हमें दिखाई देगी। प्लेटिनम थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो प्लेटिनम में आने वाले दिनों में हल्के फुल्के बबल जैसे संकेत बनते हमें दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बढ़ा भी है। मतलब प्लेटिनम की रफ्तार पिछले साल $1000 के आसपास प्लेटिनम ट्रेड हो रहा था जनवरी में, और दिसंबर में कहाँ गया। रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कृष्णा गोदावरी बेसिन से जितनी नेचुरल गैस उत्पादन का वादा किया था, उतनी गैस का उत्पादन नहीं करने के लिए सरकार ने इन दोनों से करीब $30 अरब का मुआवजा मांगा है। रिपोर्ट ये है कि इन दोनों कंपनियों के मिसमैनेजमेंट की वजह से कृष्णा गोदावरी बेसिन के D1 और D3 ब्लॉक से नेचुरल गैस भंडार नष्ट हो गए हैं।
सर, क्या कुछ अपडेट है और कितनी बड़ी ये पेनल्टी है? ये बड़ा सनसनीखेज मामला है और इसमें शायद आने वाले दिनों में अगर सरकार कोई दखल नहीं देगी तो ये बड़ा झटका है। इस कहानी को समझना जरूरी है क्योंकि काफी पुराना विवाद है जो सरकार और रिलायंस के बीच में चल रहा है। रिलायंस को आंध्र प्रदेश के तट पे कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस के ब्लॉक दिए गए थे और ये कहा गया था कि रिलायंस वहां 30 से 35 36 अलग अलग वेल ड्रिल करेगी क्योंकि वहां जो रिजर्व है वो रिजर्व काफी हाई प्रेशर का था और उसमें अलग अलग जगह ड्रिल बनाकर उससे गैस ऊपर लाई जानी थी। जब ये काम शुरू हुआ और रिलायंस वहां पहुंची तो रिलायंस को लगा कि ये बहुत महंगा है सौदा है और उतना निवेश करने के बाद यहां से अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, तो रिलायंस ने अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बीपी को बेच दी और बीपी से वो पैसा ले लिया। सरकार का कहना यह है कि रिलायंस ने डील बीपी को करके हिस्सा तो दे दिया लेकिन हमको उतनी गैस नहीं मिली और उतने कुएं नहीं खोदे गए। कम कुएं खोदे जाने का नतीजा यह हुआ कि वो पूरा का पूरा गैस फील्ड ही बैठ गया, तो पूरा का पूरा गैस नीचे चला गया, ऐसा माना जा रहा है नेचुरल गैस, और इसका बड़ा पोटेंशियल लॉस भारतीय अर्थव्यवस्था को गैस की आपूर्ति के तौर पर हुआ है। भारत नेचुरल गैस के दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से है और अभी फिलहाल में कोविड के दिनों के दौरान भारत में नेचुरल गैस के इंपोर्ट में चुनौती भी आई थी। तो ये मामला ट्रिब्यूनल की तरफ से आया। ट्रिब्यूनल ने $30 बिलियन की वसूली का आदेश दिया। अगले 2-3 महीनों में इस पर फाइनल ऑर्डर आएगा, तब पता चलेगा। रिलायंस और बीपी का यह कहना है कि जब हमने सर्वे किया था उस वक्त तो हमको लग रहा था कि हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन जब बाद में हम व्यवहारिक रूप से अंदर गए तो हमें पता चला कि उतनी आसान ऑयल फील्ड गैस फील्ड नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स गैस फील्ड है और इसलिए हमें इसको संभालने में दिक्कत हुई। तो ये बड़ा मामला है जो अगले 2-3 महीनों में उभर कर सामने आएगा कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, कोर्ट इसको मानेगा कि नहीं मानेगा। लेकिन ये जद्दोजहद इस बेसिन को लेकर शुरू हो गई है, पर ट्रिब्यूनल ने एक तरह से रास्ता खोल दिया है कि इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाए। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो लिख भेजिए, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.